नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, साथ ही आपकी जो एलटी की जो प्रिपरेशन चल रही हो बहुत शानदार तरीके से आप लोग कर रहे होंगे। दोस्तों मैं आज जो टॉपिक आपके बीच लेके आया हूं इस पे पूर्व वीडियो बना चुका हूं, मगर मैं ये जो चीज़ आपके सामने आज लेके आया हूं ये अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं इसके दोबारा लेके आया हूं क्योंकि आप इसके नोट्स बना सकते हैं। देखिए मैं कह रहा हूँ राइट टू एजुकेशन की सूची, ये जो सूची है धारा 25 की बात कर रहा हूँ क्योंकि पूरा टॉपिक तो कवर करा दिया है, तो ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण है इसलिए मैं इसको प्रत्यक्ष तौर पर अलग लेके आ रहा हूँ। देखिए जब मैं कह रहा हूँ कि राइट टू एजुकेशन की अनुसूची जो धारा है 25 के आधार पर क्या दिया गया है, यहाँ पर देखिए शिक्षा के अधिकार राइट टू एजुकेशन अधिनियम 2009 की जो धारा है 25 धारा हम बात कर रहे हैं 25 के अनुसार जो विद्यालय में छात्र और शिक्षक जो होते हैं उनके अनुपात और कार्य दिवसों की यहाँ पर हम गणना करेंगे। पूछा जाता है कि जो छात्रों और शिक्षकों का जो अनुपात दिया गया है वो शिक्षा अधिकार अधिनियम की किस धारा में दिया गया। क्वेश्चन बनता है तो आपको पता होना 25वीं वो धारा है जिसके आधार पर छात्र और शिक्षकों को कितना विद्यालय में आना है या कितना छात्र अनुपात होना चाहिए, कितने कार्य दिवस विद्यालय चलने चाहिए, हम उस पर डिस्कस करें। देखिए पहला पॉइंट है कक्षा 1 से लेकर 5 के लिए जो प्राथमिक विद्यालय है, ठीक है, प्राथमिक विद्यालयों की हम बात कर रहे हैं तो वहाँ पर देखिए प्राथमिक विद्यालयों में कितने छात्रों की संख्या यहाँ पर दी हुई है, आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं, और शिक्षकों की संख्या यहाँ पर दी हुई है। देखिए अगर 60 अगर 1 से लेकर 60 तक अगर बच्चे होते हैं किसी भी विद्यालय में प्राथमिक स्तर पर, तो वहाँ पर सरकार क्या करेगी, 2 शिक्षकों को वहाँ पर नियुक्त करेगी। पूछा जाता है कि प्राथमिक विद्यालय में अगर 1 से लेकर 60 तक के बच्चे हैं तो वहाँ पर कितने शिक्षक होंगे, तो आपको पता होना चाहिए 60 शिक्षक वहाँ पर होंगे। अगर 61 से लेकर 90 तक के बच्चे प्राथमिक विद्यालय में है तो वहां पर 3 शिक्षकों की क्या होगी, नियुक्ति होगी। वहीं पर रेशियो देख लीजिए 91 से लेकर 120 तक के अगर छात्र संख्या है किसी विद्यालय में तो वहां पर क्या होंगे, 4 शिक्षकों को क्या किया जाएगा, वहां पर नामित किया जाएगा। देखिए अब 121 से 150 तक के बच्चों की अगर संख्या की बात करें तो वहां पर सिर्फ कितना होंगे, 5 शिक्षकों को वहां पर क्या होंगे, नियुक्त किया जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा और महत्वपूर्ण है कि 150 से अगर अधिक छात्र होने पर क्या होगा, वहां पर आपका एक तो 5 शिक्षक होंगे और प्लस एक प्रधानाध्यापक वहां पर क्या होगा, नियुक्त होगा, याद रखिएगा। ठीक है, प्रधानाध्यापक और 5 शिक्षक किस समय नियुक्त किए जाते हैं, कितनी छात्र संख्या पर नियुक्त किए जाते हैं, तो 150 प्लस में जब होते हैं तो वहां पर ये चीजें क्राइटेरिया पूरी करनी पड़ती है। ठीक है, अब देखिए सामान्य रूप से 1 से लेकर 5 तक के विद्यालयों में जो छात्र और शिक्षक का जो अनुपात होना चाहिए, देखिए 30:1 का दिया होता है। ठीक है, 30 शिक्षकों पर क्या होना चाहिए, 1 शिक्षक का अनुपात ऐसे दिया हुआ है यहाँ पर। लेकिन यदि विद्यालय में छात्र संख्या जो होती है 200 से अधिक हो जाती है तब, ठीक है, पहले तो हमने एक अनुपात जो रखा गया है 30:1 में, 30 पर एक शिक्षक वाली जो हमने बात करी, ये अनुपात शिक्षकों का होना चाहिए। और तब प्रधानाध्यापक को छोड़कर और शिक्षक अनुपात का जो अगर हम बात करते हैं तो अगर 200 से प्लस है तो वहां पर हम प्रधानाध्यापक को यहाँ पर क्या कहते हैं, प्रिंसिपल को छोड़ देते हैं। तो छात्र और शिक्षक का जो अनुपात रहेगा वो 40+1 का अनुपात रहेगा, यहाँ पर क्या बढ़ा दिया, देखो। ठीक है, इससे अधिक नहीं होगा। ठीक है, ये है प्राथमिक की मैं बात। अब देखिए यहाँ पर मैं कह रहा हूँ उच्च प्राथमिक की बात कर रहा हूँ तो 6 से लेकर 8 तक के बच्चों के लिए किस प्रकार से क्राइटेरिया रखी गई है। देखिए उच्च प्राथमिक स्तर पर छात्र और शिक्षक की बात करता हूँ, इसका जो अनुपात है वो अनुपात है आपके 35 से 1 रखा जाने की अनुशंसा यहाँ पर की गई। ठीक है, अब देखिए क्योंकि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कि प्राथमिक पर 30 पर 1 रखा गया है तो उच्च प्राथमिक पर क्या रखा गया है, 35 पर 1 रखा गया, तो यहाँ ठीक है 5 का डिफरेंस यहाँ पर हो गया। अब देखिए यहाँ पर 100 से अधिक छात्रों पर एक प्रधानाध्यापक का क्या पद का प्रावधान किया गया। अगर कहाँ पर, अगर उच्च प्राथमिक विद्यालय में कक्षा 6 से लेकर 8 तक अगर 100 से अधिक बच्चे हैं तो वहाँ पर एक अध्यापक और साथ ही वहाँ पे क्या होगा, ये आप देखोगे प्रधानाध्यापक की भी वहाँ पे क्या होगी, नियुक्ति का प्रावधान यहाँ पर दिया गया है। अगर 100 से अधिक छात्र होने पर क्या होगा, छात्र और शिक्षक का जो अनुपात होगा वो होगा आपका 40+1 का क्या होगा, रेशियो ये बनेगा। अब देखिए यहाँ पर कि न्यूनतम कार्य दिवस की अगर हम बात करते हैं तो कितना कार्य दिवस विद्यालय खुलना चाहिए, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों की मैं बात कर रहा हूँ। तो प्राथमिक स्तर अगर हम देखें कितना खुलना चाहिए, प्राथमिक स्तर पर अगर मैं कहूँ तो 200
कार्य दिवस होने 365 दिनों में से अगर आप देखोगे तो 200 दिन क्या होना चाहिए, आपके विद्यालय खुलना चाहिए, प्राथमिक विद्यालय 200 दिन तक खुलना चाहिए। अब कभी क्वेश्चन पूछा जाता है न्यूनतम कार्य दिवस कितना होना चाहिए प्राथमिक विद्यालयों में, तो 200 दिवस होना चाहिए। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण ये पीडीएफ है और ये वीडियो है। आप ये मत सोचिए कि बहुत ये आसान है। जिसमें परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वहां पर सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना आप लोगों को ही करना पड़ेगा। देखिए, जब हम कहते हैं कि उच्च प्राथमिक स्तर पर जो कार्य दिवस दिए गए हैं वो आपके 220 कार्य दिवस क्या होना चाहिए, 6 से लेकर 8 तक की जो कक्षाएं होनी चाहिए, साल भर में 220 दिन तो कक्षाएं चलनी चाहिए। मतलब प्राथमिक स्तर पर 200 दिन तो कक्षाएं चलनी चाहिए। अब अगर हम शिक्षण का अगर घंटे की बात करो, कितने घंटे पढ़ाई होनी चाहिए, ठीक है, पूरे साल भर अगर हम बात करें तो साल भर की अगर बात करें तो प्राथमिक स्तर पर जो पढ़ाई होनी चाहिए, घंटे होने चाहिए, तो वो 800 घंटे क्या होने चाहिए, आपके कार्य दिवस में क्या होने चाहिए, पढ़ाए जाने चाहिए। 200 दिनों में 800 घंटे आपने पढ़ना चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पर देख पा रहे हो कि उच्च प्राथमिक स्तर पर अगर हम बात करें 6 से लेकर 8 तक के अगर बच्चे कर, तो वहां पर 1000 घंटे एक साल में क्या होने चाहिए, बच्चों को पढ़ाया दिया जाना चाहिए। इतना ध्यान में रखिए। अब देखिए यहाँ पर प्रति सप्ताह अगर हम घंटों की न्यूनतम संख्या की अगर बात करें तो किस प्रकार से होता है। देखिए, शिक्षक के लिए प्रति सप्ताह जो अगर मैं कहूँ, देखिए शिक्षक के लिए है, शिक्षक के लिए प्रति सप्ताह न्यूनतम कार्य दिवसों की जो घंटा है, अगर आप देखोगे तो ये 45 निर्धारित किया गया है। देखिए, एक सप्ताह में जो टीचर पढ़ाएगा वो उनके जो घंटों की संख्या उन्हें 45 है क्या होनी चाहिए, घंटे उसने अपने दिए रहने चाहिए। निर्धारित किया गया कि 45 घंटे एक सप्ताह में वो पढ़ाएगा ही पढ़ाएगा। जिसके अंतर्गत तैयारी घंटे भी इसमें क्या किया, सम्मिलित किया है। अगर वो खेल कूद या कुछ भी तैयारी कर रहे हैं तो वो वाले घंटे भी इसी के अंतर्गत गए हैं। यानी कि आप पढ़ाई ही कर रहे हो, उसमें अन्य खेल कूद गतिविधियां जो भी हैं, अन्य साइंस से रिलेटेड, कोई आर्ट से रिलेटेड जो भी होंगे, वो 45 घंटे क्या है निर्धारित किए गए हैं। कितने दिनों में, आपके जो एक सप्ताह में। अब आप एक सप्ताह के आधार पर अगर लगा लीजिए 365 को हिसाब लगा लीजिए कि किस प्रकार से होता है। एक महीने में अगर आप जोड़ भी लेते हैं तो घंटों की संख्या आपके 1000 घंटे निकल आएंगे। ठीक है। तो ये जो पीडीएफ थी इसलिए लेके आए क्योंकि ये अत्यंत महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से। ठीक है दोस्तों अगर आपको ये वीडियो तहे दिल से अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को भी आप शेयर करें और साथ ही अपना सुझाव भी कमेंट सेक्शन में दें। मुझे किस टॉपिक पर आगे वीडियो बनाना चाहिए, तो आपके सजेशन के आधार पर ही मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।